हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे भी एग्जाम देकर आ रहे हैं सभी को पता है, और जितने भी देने जाएंगे सभी को पता है कि साइंस का जो अधिकतर प्रश्न जो है अभी अधिकतर पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू से प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू है उसका एग्जाम्पलर का, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। हूबहू एकदम सेम क्वेश्चन डायरेक्ट छाप रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि फोटो देख करके आपका उसका आंसर बताना पड़ता है, वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे। वही एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन ही डायरेक्ट वहाँ पर छाप दे रहा है, और वही क्वेश्चन का आंसर आपको लगा के आना था। तो वही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारे जितने भी 10वां और 9वां का एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी के एमसीक्यू का, वही हम लोग डेली बाय डेली जो है 3 से 4 चैप्टर कर करके 5 से 6 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको आप ख़त्म कर लेते हैं तो 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको 10 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर अभी 15 है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का एमसीक्यू का, इसमें है हमारा पर्यावरण। ठीक है, और इस चैप्टर से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी हम लोग देख भी लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम, और जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक पारितंत्र, है ना। तो तालाब, खेत, झील, वन। देखिए तालाब, झील और वन ये सब जो है कृत्रिम पारितंत्र है। ये कृत्रिम द्वारा प्राकृतिक पारितंत्र है, ये प्रकृति द्वारा बना है। तो तालाब, झील और वन जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र यानी नेचुरल विधि से बना है। लेकिन खेत को हम लोग खुद से बनाते हैं, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, यह एक कृत्रिम मानव निर्मित पारितंत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होगा। देखिए प्रथम पोषी स्तर जो होता है वह क्या होता है, उत्पादक जो होता है वह प्रथम पोषी स्तर होता है। और उत्पादक कौन होता है, तो जितना भी पादप वगैरह है उसी को उत्पादक बोलते हैं। उसके बाद प्रथम पोषी स्तर के बाद द्वितीय पोषी स्तर में आता है आपका कौन, तो द्वितीय पोषी स्तर में आता है आपका शाकाहारी। ठीक है, कौन, शाकाहारी जो होता है, शाकाहारी आता है द्वितीय पोषी स्तर में। उसके नीचे अगर बात करते हैं तो मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी जो होता है वह आता है आपका तृतीय पोषी स्तर में। तो मांसाहारी प्राणी जो होता है वह तृतीय पोषी स्तर में आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सर्वाहारी आएगा। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तृतीय जो है आपका पोषी स्तर की बात कर रहा है, तीसरे पोषी स्तर में आता है मांसाहारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी और निर्जीव दोनों, कभी जीवधारी और कभी निर्जीव प्राणी। तो आप सभी को पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र उसको बोलते हैं जिसमें कि जैव और अजैव दोनों सम्मिलित हो, यानी कि जीवधारी और निर्जीव दोनों प्राणी सम्मिलित हो, तो हम लोग बोलते हैं कि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिएगा कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथी पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कितना है, 5 किलो जूल है। ठीक है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो सबसे पहला जो है आपका घास, ये उत्पादक होता है। टिड्डा, फिर मेढक, यानी कि ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, सांप हो गया। ठीक है, फिर बाज हो गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि चौथी पोषी स्तर पर क्या है, 5 किलो जूल का ऊर्जा है। तो उत्पादक पर कितनी ऊर्जा होगी। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझिए पहले, ये उत्पादक प्रथम, ठीक है, ये हो गया उत्पादक, और उत्पादक को बोलते हैं हम लोग प्रथम पोषी स्तर। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर, ये हो गया आपका द्वितीय पोषी स्तर, ये हो गया तृतीय पोषी स्तर, और ये हो गया चतुर्थ पोषी स्तर। देखिए प्रथम पोषी स्तर से हम लोग अगर सेकंड पोषी स्तर में जाते हैं तो मात्र प्रथम पोषी स्तर में जितना ऊर्जा है उसका 10% ऊर्जा ही आपको द्वितीय पोषी स्तर को मिल पाता है। फिर द्वितीय पोषी स्तर में जितना ऊर्जा है उसका 10% ही तृतीय पोषी स्तर को मिल पाता है, और तृतीय पोषी स्तर में जितना ऊर्जा है उसका मात्र 10% ही आपको चतुर्थ पोषी स्तर को ऊर्जा मिल पाता है। धीरे धीरे जो है चतुर्थ पोषी स्तर में ऊर्जा इतना कम हो जाता है कि इसके आगे कोई और पोषी स्तर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब चतुर्थ पोषी स्तर में 5 किलो जूल ऊर्जा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर में 50 किलो जूल हो जाएगा, तभी तो इसका 10% 5 किलो जूल चौथी पोषी स्तर में जाएगा। फिर द्वितीय पोषी स्तर में 500 किलो जूल हो जाएगा, तभी तो 500 किलो जूल का 10% 50 किलो जूल तृतीय पोषी स्तर में जाएगा। और उत्पादक में जैसे ही आते हैं तो कितना हो जाएगा, 5000 किलो जूल हो जाएगा। 5000 किलो जूल आपका ऊर्जा हो जाएगा उत्पादक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5000 किलो जूल हो जाएगा उत्पादक में। क्यों, क्योंकि 10% ऊर्जा का
प्रदान होता है आपका एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में गैर निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहली बात है कि गैर जैव निम्नीकरणीय बोला जा रहा है। तो गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी क्या हो गया जानते हैं? जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं गैर जैव निम्नीकरणीय। जैसे प्लास्टिक हो गया, तो ये हो गया गैर जैव निम्नीकरणीय। और यहाँ पर पीड़कनाशी की बात हो रहा है ऐसे, तो गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी वो होता है जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे उच्चतम पोषी स्तर पर जाएगा क्या होगा, ये जमा होता जाएगा। फिर ठीक है, उत्पादक से प्रथम पोषी स्तर में जाएगा, ये खाएगा प्रथम पोषी स्तर उत्पादक को, तो इसमें आके जमा हो गया। फिर प्रथम पोषी स्तर वाला को खाएगा द्वितीय पोषी स्तर, फिर द्वितीय पोषी स्तर में जाके जमा हो जाएगा, यानी कि इसका डिकम्पोज नहीं होगा। फिर तृतीय पोषी स्तर में जाके जमा हो जाएगा। इस प्रकार फिर चौथी पोषी स्तर में जा करके यही पीड़कनाशी जमा हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोज या नष्ट नहीं होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में आ जाता है कहाँ पर, चौथी पोषी स्तर पर। तो इसकी जो ये प्रक्रिया होती है ये जमा होने की, इसको हम लोग बोलते हैं जैव आवर्धन। क्या बोला जाता है, जैव आवर्धन। धीरे धीरे इसका आवर्धन होता जाता है, बढ़ते जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है? सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ज़्यादा देर तक बता के कोई फायदा नहीं है। सीएफसी के कारण आपका जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है आपका ओजोन परत जो होता है क्या, पतला होते जा रहा है। और ये कहाँ प्रयोग होता है, तो रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, डॉप्सन से। ओजोन परत की क्षति और किसके कारण होता है, पराबैंगनी किरण को से बचाता कौन है हमें, तो ओजोन की परत बचाता है, ये भी याद रखिएगा। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, एक प्रकार से ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, यानी कि सूर्य का प्रयोग करते हैं और अकार्बनिक यौगिक से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक मतलब क्या, पेड़ पौधे ही आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो बहुत बढ़िया है, 10% ऊर्जा जाती है, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। और यह ऊर्जा जाती है रासायनिक रूप में जाती है, किसमें, केमिकल फॉर्म में जाती है। केमिकल एनर्जी के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? देखिए, जो उच्चतम पोषी स्तर के जीव है, यानी कि ऊपर वाला चतुर्थ पोषी स्तर या फिर तृतीय पोषी स्तर या फिर द्वितीय पोषी स्तर, या क्या करते हैं, ये अपना जो है निम्नतम पोषी स्तर वाले जीव से, यानी कि ये यहाँ प्रथम पोषी स्तर वाला ये निम्न नीचे है, तो नीचे वाला पोषी स्तर से ये क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इससे अपने नीचे वाले पोषी स्तर से भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करता है, वो क्या कहलाते हैं, आहार जाल या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड, पारितंत्र या फिर आहार श्रृंखला। तो इसको हम लोग बोलते हैं आहार जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार जाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, आहार जाल बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आहार श्रृंखला नहीं बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको आहार जाल बोलते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे जो होता है एक दूसरे को खाते जाते हैं। ठीक है, देखिए, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किधर होता है, एक दिशात्मक होता है। एक दिशात्मक होता है, सिर्फ किधर, नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना, तो एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, फेफड़ों की तो क्षति होता नहीं है, त्वचा कैंसर होता है, ये बात सही है। दूसरा, अमाशय में अल्सर, ये बात भी सही नहीं है। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, जरूर प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होता है जब यूवी किरणों के विकसित होने लगता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव पड़ने लगता है, तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है और जो त्वचा है वो दोनों प्रभावित हो लगता है, त्वचा में कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर, 1 और 3 दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या फिर वर्गों में केवल गैर निम्नीकरणीय वस्तु शामिल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, वे शामिल है। तो देखिए, लकड़ी, कागज, चमड़ा, तो कागज तो यहाँ पर हो जाते हैं डिग्रेडेबल हो जाते हैं, यानी कि इसको नष्ट किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। पॉलीथीन, प्रक्षालन और पीवीसी। देखिए,
प्रक्षालन मतलब क्या होता है? प्रक्षालन मतलब सैनिटाइजर, और पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है पॉलीथीन। इन तीनों में से किसी को भी हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक प्रक्षालन, घास, घास तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको नष्ट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक बेकेलाइट और डीडीटी, प्लास्टिक बेकेलाइट और डीडीटी इन्हें भी हम लोग नष्ट नहीं कर पाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है? डी नंबर में है ना, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो देखिए पोषक स्तरों की संख्या को कौन सीमित करेगा? उच्चतम पोषक स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, भोजन की उपलब्ध मात्रा में कमी होना। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जब बता रहे हैं ऊर्जा स्तर, कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होते जाएगा, और चौथे पोषक स्तर तक लास्ट ये ऊर्जा को ट्रांसफर कर पाता है, इसके बाद यह ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं कर पाता। जैसे ही उच्चतम पोषक स्तर पर लाते हैं तो इसका ऊर्जा में कमी होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित हो जाती है, ठीक है, सीमित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जितना भी बता रहे हैं कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, और अच्छे से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और यहीं से आपके प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जा चुके थे, एक प्रश्न तो ऊपर में बता दिया लेकिन मैं बता नहीं पाया कौन सा था, और एक प्रश्न आगे है जो कि अभी मैं बताऊंगा कौन सा पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। सही बात है, ये तो होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये बात भी सही है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, हरे पौधे क्या करता है, अपना भोजन जो होता है कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, और कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हरे पौधे कभी भी भोजन अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त नहीं करते हैं, सॉरी कार्बनिक यौगिक से प्राप्त नहीं करते हैं, अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, क्योंकि H2O होता है यहाँ पर, तो कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, ये अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो गलत था क्योंकि। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। तो देखिए आपका घास को खाएगा भेड़िया, और भेड़िया को खाएगा आपका, देखिए खरगोश, नहीं हो पाएगा, एक नंबर सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। तो प्लवक को मानव खाएगा मछली को, मछली खाएगा आपका टिड्डा को, टिड्डा खाएगा प्लवक को, तो ये आपका सही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो सकता है, भेड़िया, घास, सांप, तो बाघ, ये भी सही नहीं होगा। घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा भेड़िया, भेड़िया को कौन खाएगा? सांप, नहीं खा पाएगा, तो ये गलत हो गया। मेढक, सांप, चील, बाज, टिड्डा। देखिए सांप, देखिए घास को खाएगा आपका टिड्डा, टिड्डा को खाएगा आपका मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप खाएगा चील, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों आपका, ऑप्शन नंबर 2 और आपका ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सही है, ठीक है। तो आपका सही कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन में पूछा गया आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, और ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, और आपका कौन सा नहीं है? 1 मिनट यहाँ पर रुक जाइएगा। आपका यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हुआ था कि घास, देखिए घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा खरगोश, और खरगोश को खा जाएगा भेड़िया, और भेड़िया को खा जाएगा शेर, तो ये भी आहार श्रृंखला के अंदर आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। और ये भी आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है, भेड़िया, सॉरी ये नहीं, ये भी आहार श्रृंखला के अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों आहार श्रृंखला के अंदर नहीं आता है, तो पूछा गया आहार श्रृंखला का कौन सा संगठक नहीं है, तो 2 और 3, और 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर 10% नहीं मारना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर 10% होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अगर सूर्य की प्रकाश से जो पौधे ऊर्जा का अवशोषण करते हैं वो कितने % करते हैं? तो सूर्य की प्रकाश से जो पौधे आपका ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ठीक है, जो पौधे आपका ऊर्जा का अवशोषण करते हैं वो मात्र 1% करते हैं। कितना? 1%। तो इतना याद रखना है, 16 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन आया हुआ था।
ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है कि दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषक स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा आपका T1 में उपलब्ध होगी। हम लोग को पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा आपका क्या होगा, घटता जाएगा। तो याद रखना है T1। तो ऑप्शन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर हिरण को हम निकाल देते हैं तो घास को तो बाघ खा नहीं पाएगा, तो ये आहार श्रृंखला नहीं बन पाएगी। तो बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, बाघ समष्टि घट जाएगी, बाघ घास खाने लगेंगे, या बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि वृद्धि हो जाएगी। तो बात सही है, इसमें घास बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए हिरण को हटा देते हैं तो घास को कोई खाने वाला नहीं रहेगा, तो घास बढ़ जाएगा और बाघ भूखे मरने लगेगा। तो आपका क्योंकि हिरण को नहीं खा पाएगा बाघ, तो बाघ भूखे रहने लगेगा, बाघ की संख्या घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, किसी पारितंत्र में अपघटक क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ जो सरलतम रूप से बदल देते हैं। अकार्बनिक पदार्थ यानी अपघटक वो होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ को सरलतम रूप में बदल देते हैं, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, या फिर कार्बनिक यौगिक का अपघटन नहीं होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जैव पदार्थ को ये क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में नष्ट करके बदल देते हैं। ठीक है, जैव पदार्थ को नष्ट करके अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, कौन, आपका अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है आपका, आगे प्रश्न है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा। तो मेढक खाएगा किसको, टिड्डे को, तो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है ऊर्जा का ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि आपका टिड्डा जो होता है घास को खाता है, ठीक है ना, और घास को खाता है आपको मेढक। तो टिड्डा हो जाएगा प्रथम द्वितीय पोषक स्तर और मेढक हो जाएगा तृतीय पोषक स्तर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है उत्पादक से अपघटक की ओर हो रहा है, अपघटक की दिशा में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में नहीं, क्योंकि टिड्डा द्वितीय उपभोक्ता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता है टिड्डा और मेढक तृतीयक उपभोक्ता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता से आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैं, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, यहाँ पर कोशी स्तर की बात नहीं हुआ, उपभोक्ता की बात हुआ है क्योंकि। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक जो कि प्रथम पोषक स्तर के अंदर आते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता क्या होता है, प्रथम उपभोक्ता। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, और ये हो जाता है द्वितीय श्रेणी का पोषक स्तर प्रथम उपभोक्ता, और ये हो जाता है तृतीय श्रेणी के पोषक स्तर द्वितीय उपभोक्ता। तो ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। अब देखिए ये घास है उत्पादक, ठीक है, घास को कौन खाता है, टिड्डा। तो टिड्डा हो गया प्रथम पोषक स्तर, और टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। तो मेढक हो गया द्वितीय पोषक स्तर। तो प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इसको उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अंत तक कर लेते हैं और रिवीजन भी कीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिए। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर निम्नकरणीय पदार्थों की बनी होती है। ठीक है, प्लास्टिक किसका, गैर निम्नकरणीय पदार्थों की बनी होती है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है दोबारा, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका हमारा पर्यावरण खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जो भी पढ़ेंगे हम लोग, जिससे प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं वही चैप्टर हम लोग नेक्स्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का सोर्स हम लोग देखते हैं, नहीं होगा तो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।